हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन स्टडी ज्ञान कुटिया में आप सभी का स्वागत है। मैं शिवा सर आज लेकर के आए हैं चैप्टर 5 पारिस्थितिकी तंत्र में पदार्थों का संचरण। तो इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे थोड़ा सा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। भूमिका सजीव, चलिए इसको थोड़ा सा अंडरलाइन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सजीव की सृष्टि परितंत्र के भीतर ऊर्जा के प्रवाह एवं पोषकों में परिसंचरण पर निर्भर करती है। जीवमंडल, वायुमंडल, जलमंडल तथा स्थल मंडल में विभिन्न जैविक तथा अजैविक तत्वों का विभिन्न चक्रों के माध्यम से इस तरह संचरण होता रहता है। तो चलिए थोड़ा सा इधर हम लोग देखेंगे। ये सब हम लोगों का पोषण चक्र है। पोषण चक्र जो रसायन चक्र भी कहा जाता है। और हम लोग थोड़ा सा इसको आगे देखेंगे। देखिएगा, आगे थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोग बात करेंगे सौर ऊर्जा। देखिए यहाँ से सौर ऊर्जा को ये ले रहा है कौन, तो उत्पाद ऑक्सीजन को छोड़ते हैं तथा CO2 को ग्रहण करते हैं। कौन, ये सब पत्तियाँ हैं, ये CO2 को ग्रहण करते हैं, पेड़ पौधे, समझिएगा। और ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और ये CO2 को ग्रहण करते हैं। और हम लोग बात करेंगे जो हम लोगों का ये पत्ता है, और एक याद रखिएगा, जो पीपल का पेड़ होता है, जो पीपल का वृक्ष होता है, वो आपको 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, 24 घंटे में 20 घंटे तक। और ध्यान दीजिएगा, इधर आप लोग को मैं बता रहा हूँ। और ये इसमें जो है, ध्यान दीजिएगा, O2, यहाँ से O2 ये ले रहा है और ये CO2 इसको दे रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन ये सब ले रहे हैं, ये ऑक्सीजन ले रहा है कौन, तो ध्यान दीजिएगा, उपभोक्ता है, शाकाहारी है, मांसाहारी है, सर्वाहारी है। ये क्या कर रहा है कि इससे ऑक्सीजन ले रहा है और ये ऑक्सीजन लेता है, O2 ले रहा है और CO2 इसको दे रहा है। ध्यान दीजिएगा, और ये क्या करता है, CO2 ग्रहण करता है, ये CO2 लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। तो ये आपका भैंस हो गया, ये चूहा हो गया और ये शेर हो गया, ये इनसे ऑक्सीजन ले रहे हैं, O2 ले रहे हैं और CO2 इनको दे रहे हैं। और यहाँ से बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये अपघटक कवक जीवाणु जो होते हैं, इससे भी ये ग्रहण करते हैं और ये इससे भी ग्रहण करते हैं और ये इससे ग्रहण करते हैं और देते हैं। ऐसे ये दोनों का चलता रहता है। और ध्यान दीजिएगा, ये इससे क्या करते हैं, O2 ग्रहण करते हैं, O2 ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 को ये इनको पहुंचाते हैं, CO2 को इनको दे देते हैं। तो चलिए आगे देखिएगा, हम लोग पढ़ेंगे समूह। यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे समूह, तत्व और कार्य, क्या क्या कार्य होता है। तो देखिएगा, समूह क्या है, तो बृहत स्तरीय तत्व पौधे को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। ये शुष्क जैवभार में 1% से अधिक होते हैं। और तत्व क्या होते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन और उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस, ये तीनों तत्व हो गया। और यहाँ पर कार्य क्या होता है इनका, देखिए, ये तत्व जीवों की कोशिकाओं की संरचना का निर्माण करते हैं तथा जीवों में चर्बी तथा कार्बोहाइड्रेट के मुख्य घटक होते हैं। नाइट्रोजन प्रोटीन निर्माण व संश्लेषण, फास्फोरस जीवों में न्यूक्लिक अम्ल तथा कोशिका द्रव्य का निर्माण करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इनका ये कार्य हो गया। और थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं और इसको ध्यान से सुनिएगा। दूसरा है, कहता है गौण तत्व शुष्क जैवभार के 0.2 से 1% भाग लेते हैं। और ये तत्व क्या होते हैं, क्लोरीन, कैल्शियम, कॉपर एंड तांबा, लोहा, मैग्नीशियम, सल्फर, गंधक, सोडियम, पोटेशियम। और इनका कार्य यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनका कार्य क्या होता है, ये गंधक अमीनो अम्ल का निर्माण करता है तथा कैल्शियम जीवों की कोशिकाओं की दीवारों को दृढ़ बनाता है, मतलब मजबूत बनाता है, जबकि मैग्नीशियम क्लोरोफिल का उत्पाद करता है। चलिए आगे देखिएगा, तीसरा नंबर क्या कर रहा है, सूक्ष्म पोषण तत्व, सूक्ष्म जैवभार 0.2% से कम। हालांकि ये हर प्रजाति में मौजूद नहीं होते हैं। क्या होते हैं, हर प्रजाति में ये मौजूद नहीं होते हैं। और देखिए यहाँ पर इनका कार्य की बात करेंगे,
तो कार्य इनका देखिएगा, यहाँ पर कार्य इनका है, ये है इनका कार्य तत्व है एल्युमिनियम, बोरान, ब्रोमीन, जिंक, कोबाल्ट, आयोडीन, क्रोमियम, और यहाँ पर इनका ये कार्य हो गया। हालांकि पौधे को उनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है, किंतु फिर भी इसका महत्व होता है। इसका महत्व क्या होता है? होता है पौधे के लिए। अब चलेंगे आगे, ध्यान दीजिएगा, आगे पढ़ेंगे पोषण चक्रों के प्रकार। पोषण चक्रों के प्रकार, तो कार्बन, हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम तथा फास्फोरस या तत्व के रूप में या यौगिक के रूप में हमारे शरीर का लगभग 99% भाग, कितना 99%, देखिएगा अंडरलाइन कर रहा हूँ, 99% भाग बनाते हैं तथा समस्त जीवधारियों के संगठक का 95% से अधिक होते हैं। इसके अलावा 15 से 25 ऐसे अन्य तत्व हैं जो किसी न किसी रूप में पौधों और प्राणियों के स्वस्थ रहने एवं उसकी उत्तरजीविका के लिए आवश्यक हैं। भंडार के स्वरूप के आधार पर पोषण चक्र के 2 प्रकार होते हैं। एक होते हैं गैसीय चक्र, यानी इसमें भंडारण या तो वायु या समुद्र वाष्पीकरण द्वारा में होता है। इसके अंतर्गत नाइट्रोजन, ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन व जल का भंडारण होता है। ये गैसीय है, ये गैसीय चक्रण है, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद औषधि चक्रण होता है, औषधि चक्र होता है ये, और इसमें भी पढ़ेंगे। पहले हम लोग जैव भू रसायन चक्र के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा सा इसको हम लोग पढ़ेंगे। पोषण तत्वों तथा महत्वपूर्ण लघु एवं दीर्घ तत्वों में, दीर्घ तत्वों के जैविक से अजैविक या अजैविक से जैविक घटनाओं की गति के फलस्वरूप ही परितंत्र में पोषक तत्वों का प्रवाह निर्धारित होता है। इसे सामान्यतः जैव भू रसायन चक्र कहते हैं। पोषक तत्वों का चक्रण मुख्यतः विभिन्न जैविक स्तरों पर इसके परिग्रहण, संग्रहण एवं विमुक्ति को दर्शाता है। खनिज पोषक तत्वों के चक्रीकरण में जैविक एवं भौतिक वातावरण विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं तथा रूपांतरण के माध्यम से समान रूप से सम्मिलित होते हैं। इस कारण इस प्रक्रिया को जैव भू रसायन चक्र कहा जाता है। इसको हम लोग अंडरलाइन करें, यही पढ़ रहे थे। आगे देखिएगा, आप इधर थोड़ा सा देखेंगे। औषधि चक्रण क्या होता है? औषधि चक्र होता है, इसमें भंडारण पृथ्वी के भूपटल पर होता है। क्या होता है? भूपटल पर होता है। इसके अंतर्गत आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर आदि तत्व भंडारित होते हैं। अब हम लोग चलेंगे आगे, ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग देखेंगे, ये वायुमंडल में नाइट्रोजन है। क्या है? वायुमंडल में नाइट्रोजन। ये N2O है, ये गैस निष्कासन हो रहा है। देखिए N2O गैस यहाँ से किससे? ये ट्रैक्टर है, और ये ट्रैक्टर यानी ये है हमारी वाहन, ट्रैक्टर है, और इससे N2O निकल रहा है। यहाँ देखिएगा निष्कासन हो रहा है। और ये यहाँ पर तड़ित झंझावर N2O भी हो रहा है। यहाँ पर भी N2O, ध्यान देखिएगा, N2O तड़ित झंझावर है। और ये क्या है? वोल्टाइजेशन है। ये वोल्टाइजेशन NH3 वोल्टाइजेशन। उसके बाद N2O NH4 प्लस NH4, ये वर्षा। ये देखिए वर्षा, छोटे छोटे कण आ रहे हैं ना, यहाँ वर्षा है। और उसके बाद ये जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन, जैसे कि ये कंपनी से भी, देखिए यहाँ पर कंपनी से क्या हो रहा है? कंपनी से ये निकल रहे हैं सब यहाँ से N2O। और N2O क्या है? जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन। देखिए यहाँ पर ये उत्सर्जन हो रहा है। और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर करेंगे, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। और देखिए हम लोग को क्लियर दिखाई दे रहा है। ये हम लोग का जो है ना, ये उत्पाद है। क्या है? उत्पाद है। देखिए ये सब लगा है, बाल होगा, ये बाल होगा चाहे कोई पौधा, ये क्या है? ये उत्पादन है, हमारा उत्पादन है, ठीक है। और इसी को हम ले जाकर फैक्ट्री में बनाते हैं। फैक्ट्री में ले जाकर के इसको हम चिप्स बनाते हैं, और ये डमलोट मिक्सचर उक्चर में डाला जाता है, खाते हैं हम लोग। और देखिए यहाँ पर ये क्या है? ये खाद्य उत्पादन है, यही हमारा खाद्य उत्पादन हो गया। और देखिए खाद्य उत्पादन से ये उत्पाद निकल गया। और यहाँ पर देखिए ये हमारा जो है, ये गाय बकरी है, गाय है, सब ये गाय है। और इन गाय का जो ये मल मूत्र है, ये मिट्टी कार्बनिक पदार्थ में मिल जाते हैं, मिट्टी कार्बनिक पदार्थ। और ये क्या होते हैं? ये होते हैं और इसके अपघटन इससे होता है। और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण N2 से NH4 प्लस, ये N2 हो गया। सॉलिड N2 गैस होता है ये। आगे देखेंगे, इसको आगे दिखाएंगे। और ये हम लोग का यहाँ भी उत्पाद हो रहा है, यहाँ भी उत्पाद हो रहा है। आगे देखिएगा,
आगे थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं, इसको हम ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम लोग का ये क्या है, तो विनाइट्रीकरण है, ये भी विनाइट्रीकरण है, ध्यान दीजिएगा। NO3 N2O और N2, और ये नाइट्रीकरण है, NO3 है, और ये है पादप एवं सूक्ष्म जीव द्वारा ग्रहण, NH4 प्लस NO3 हो गया। ये हो गया आपका, ये हो गया NH4 प्लस, और ये हम लोग का ये नाइट्रोजन चक्र है। क्या है, ये नाइट्रोजन चक्र है। देखिए ये नाइट्रोजन चक्र का ये हम लोग का विवरण है, इसको हम लोग नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। ये जो है ना, ये हम लोग का ये पूरा ये हम लोग का नाइट्रोजन चक्र है, ये पूरा हम लोग का नाइट्रोजन चक्र हो गया, ये नाइट्रोजन चक्र है। चलिए आगे चलेंगे, इसको हम लोग आगे चलेंगे। आगे देखिएगा, थोड़ा सा ये आपका जूम करने से थोड़ा फट रहा है। आगे देखिएगा, आणविक नाइट्रोजन, देखिए यहाँ पर ये हम लोग अंडरलाइन करेंगे, थोड़ा सा इसको जानेंगे, और इसको हम लोग जानने से पहले इसको पहले जानेंगे। देखिए इसको हम लोग जानेंगे अच्छा से। ये हम लोग का नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, और ये हम लोग का अमोनियम है, ये हम लोग का अमोनियम है NH4, और इससे ये नाइट्रोजन हो गया, यहाँ से गया नाइट्रोजन, और ये नाइट्रेट बना यहाँ पर NO2 NO3, और उसके बाद ये बन गया विनाइट्रीकरण, ये हो गया हम लोग का विनाइट्रीकरण हो गया। देखिए यहाँ पर विनाइट्रीकरण, और उसके बाद ये नाइट्रोजन गैस, और इससे क्या बन गया, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण होगा, और इससे बन गया ये जैविक नाइट्रोजन, और ये बन गया अमोनियाकरण, यहाँ पर अमोनियाकरण, और फिर ये मिलकर आ गया अमोनिया। यहाँ ये चक्र चलता रहता है, ये भी चक्र चलता रहता है। और हम लोग कुछ थोड़ा सा जानेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। तो मृदा में देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मृदा में वास करने वाले महत्वपूर्ण स्वतंत्र नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले जीवाणु हैं एंजेटोबैक्टस ऑक्सी तथा क्लास्ट्रीडियम अनॉक्सी। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में बाढ़ग्रस्त धान के खेतों में मुख्य रूप से नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने के लिए विभिन्न प्रकार के साइनोबैक्टीरिया उत्तरदायी होते हैं। एनाबिना ओलोसीरा तथा नस्ट्रॉक का नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले जीवाणुओं में प्रमुख स्थान हैं। आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा, चलिए आगे देखिएगा। अमोनियाकरण, ये अमोनियाकरण क्या होता है, तो स्वतंत्र, देखिएगा स्वतंत्र तथा सजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण वाले सूक्ष्म जीवाणुओं में एक निश्चित समानता होती है। ये सभी नाइट्रोजन एंजाइम की सहायता से यौगिकीकरण प्रक्रिया करते हैं तथा ऑक्सीजन बनाते हैं। और आज के लिए हम लोग का इतना ही हुआ, फिर पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल।